नव वर्ष की अनेकों शुभकामनाएं देती हूँ। आज सौभाग्य से नव वर्ष के द्वितीय अमावस के दिन द्वितीय मंगलवार है, जो मासिक हनुमान जयंती होती है। आज ही के दिन शिवाजी की माता श्री जीजाबाई जी की भी वर्षगांठ है और साथ ही हमारे सबके प्रिय स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी के त्रिवेणी को संकल्प की नई शुरुआत की दृष्टि से देखा जाता है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। आज का दिन स्वामी विवेकानंद का जयंती दिवस भी मनाया जाता है। भारत के युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा वैश्विक पटल पर भारतीय संस्कृति व सनातन परंपरा को पुनः स्थापित करना भारत की वैदिक ज्ञान परंपरा की पुनः जागृति का अभियान था। आपने कहा, दुनिया के इस दंगल में हम आत्मा से मजबूत होने आए हैं, और अंग्रेजी में The world is the great gymnasium where we have come to make ourselves strong. You have to know, you have to grow from inside out. There is no teacher but your own soul. You cannot believe in God until you believe in yourself. वेदों की विश्वजननी मूल्यों के उद्घोष में वेद के समस्त ऋषि एकमत हैं और सबको साथ लेकर चलने का संदेश देते हैं। इस उदात्त भूमिका पर खड़े होने के कारण वेदों की भारतीय जनमानस ने इतना अधिक महत्व दिया है। वेद विषय के गहरे से गहरे रहस्य में जाकर भी सामान्य जनजीवन से जुड़ा है। इसमें भौतिक वैभव से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य, मेधा, रक्षा, अभय, विजय, वर्चस्व, शांति, अभ्युदय तथा आत्मिक शक्ति एवं सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थों के लिए हार्दिक प्रार्थना के साथ साथ शक्ति तथा ज्ञान के समन्वय की भी प्रार्थना की गई है। यह भी विचारणीय है कि वेद ने एक नैतिक किंतु कर्मठ जीवन जीने का भी मार्ग प्रशस्त किया है। आज के इस वैश्विक युग में वेद की नैतिकता और निर्धनता के विरुद्ध वेद की कर्मठता अत्यंत प्रासंगिक है। समाजवाद का स्वर भी अत्यंत सशक्त रूप में ऋग्वेद में अभिव्यक्त होता है। वेद से कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के गुण भी प्राप्त होते हैं। जब यजमान स्वाहा कहता है और उसको आशीर्वाद स्वरूप तथास्तु का आशीर्वचन दिया जाता है, इसी बैलेंस से लेके जो है प्रॉफिट और लॉस की जो रचना कॉमर्स में की गई है। अंत में इतना ही कहूंगी कि वेद हमें लोक कल्याणकारी समाज एवं सुसंस्कृत जीवन की दिशा देता है, जिसके द्वारा कल्याणकारी राज्य व सुशासन की कल्पना को धरातल पर उतारा जा सकता है। अंत में मैं माननीय अतिथि विद्वानों को इस अखिल भारतीय वेद सम्मेलन में सम्मिलित होने पर पुनः हार्दिक आभार व धन्यवाद के साथ अपने भावों को विराम देती हूँ। साथ ही कार्यक्रम को औपचारिक रूप में शुरुआत करने की भी अनुमति आपसे लेती हूँ। सर, सर्वप्रथम सर आपसे श्रीमन से अनुरोध होगा कि वैदिक हेरिटेज एवं पांडुलिपि शोध संस्थान का वर्चुअल लोकार्पण के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। छोटी सी इसकी भूमिका आप जैसे इसका वर्चुअल करते हैं उसका आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सर, ये 2017-18 की बजट घोषणा है जो काफी समय पहले तैयार होके आज उद्घाटन के लिए आपके समक्ष है। इसका लोकार्पण जो है उसके पीछे 75 लाख रुपए इसमें खर्च हुए हैं और ये वॉल्ड सिटी के अंदर एक बहुत अच्छा भवन जो है बन के तैयार हुआ है, जिसमें संस्कृत की सभी पांडुलिपियां जो हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम आगे डिजिटाइज करके जनमानस को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराने का मानस रखते हैं। सर, आपसे पुनः अनुरोध है बटन दबा के इसका वर्चुअल उद्घाटन करने। सर, राजस्थान संस्कृत एकेडमी के डायनामिक पोर्टल के अंतर्गत यजुर्वेद के सस्वर वैदिक पाठ्यक्रम का भी वर्चुअल लोकार्पण करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं।
सर, इसके साथ ही एक छोटा सा सुझाव जो है विभाग की ओर से, जो माननीय मुख्य सचिव महोदय की इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग में आया था, वो आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि आज हमें ये अवसर आपके द्वारा दिया गया है। कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत संस्कृत अकादमी एवं देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पुजारियों की रिक्त स्थानों को भरने के लिए जो 5 वर्षीय वेद कार्यक्रम पाठ्यक्रम जो हम चलाते हैं, उसमें हम अगर लास्ट का वर्ष जो है इंटर्नशिप के रूप में रख दें, तो जो देवस्थान विभाग में 500 से भी अधिक पुजारियों की रिक्तियां हैं, वो बिना किसी वित्तीय भार के सरकार पर हर एक वर्ष आगे से आगे निरंतरता में जो है, जब तक मेन नियुक्तियां नहीं होती तब तक ये पद उनके भरे जाएंगे। ये दोनों विभागों के संयुक्त तत्वाधान में अगर श्रीमान उपयुक्त समझें तो भविष्य में इस पर विचार करके इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। साथ ही मैं सभी सम्मानित अतिथि गणों से निवेदन करूंगी, आदरणीय सीएस सर, माननीय मंत्री जी और श्रीमान आपसे, कि युवा दिवस के अवसर पर संस्कृत में कुछ कला और संस्कृति को जोड़कर जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रम हैं, उस पे कुछ पोस्टर बना के संदेश देने का प्रयास किया गया है। तो ये 4 पोस्टर्स हैं, इनका जो विमोचन आपके कर कमलों द्वारा करने के लिए आपसे आग्रह है श्रीमन। पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ, बेटी बचाओ और पर्यावरण बचाओ, इस पर जो है कुछ पोस्टर तैयार किए गए हैं। मैं झाला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पोस्टर्स जो हैं आप श्रीमान अतिथियों को उनके हाथ में समलाएं प्लीज। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, संस्कृत विश्व विभाग अध्यक्ष, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को आमंत्रित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, माननीय शासन सचिव महोदया एवं सभी सम्मानित अतिथिवृंद महोदय, वेद का अर्थ है ज्ञान और वैदिक परंपरा ज्ञान आधारित समावेशी समाज के निर्माण की भूमिका तैयार करती है। वैदिक साहित्य में, वैदिक परंपरा में, वैदिक संस्कृति में जो भारत की पहचान है, भारत का यथार्थ है, भारत की वास्तविकता है, उसके दर्शन होते हैं। यदि हमें भारत को जानना और समझना है तो हमें वेदों के मार्ग को पकड़ना होगा। वैदिक व्यवस्था में, जो कि एक जनतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, जान राज्य की व्यवस्था थी, उसमें अत्यंत प्राचीन काल से हम लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं। वैदिक व्यवस्था में एक इस प्रकार का समाज था जो स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनता था, सभा
और समिति और विदत, ये 3 प्रकार की विधायी संस्थाएं उस समय होती थी और वो उन लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करती थी जिनसे प्रजा का सर्वोत्तम सर्वोपरि विकास हो। राजा और प्रजा का जो पारस्परिक संबंध है वह संबंध सशरीर, एक शरीर, प्रजा का प्रथम शरीर राजा को माना गया है। राजा वंशानुगत नहीं था, राजा निर्वाचित था, राजा को पदच्युत भी किया जा सकता था। राजा प्रजा का प्रथम शरीर माना गया था। राजा और प्रजा की जिन संबंधों की कल्पना वेदों में की गई है, उत्तरवर्ती संपूर्ण भारतीय राजनीतिक विचार दर्शन में, चाहे वो आचार्य बृहस्पति हो, चाहे शुक्र हो, चाहे कौटिल्य हो, चाहे कामंदक हो, चाहे आचार्य चंडीश्वर हो, नीलकंठ हो, याज्ञवल्क हो, भारतीय विचार दर्शन में उन मूल्यों का संरक्षण सर्वत्र किया गया जो मूल्य वैदिक परंपरा से प्रारंभ हुए थे। माननीय कौटिल्य तो कहते हैं कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, प्रजा का हित ही राजा का हित है। राजा अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए राजा नहीं होता है, राजा प्रजा की कामनाओं को पूरा करने के लिए राजा होता है। प्रजा पालन ही राजा का सबसे प्राथमिक कर्तव्य है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजानां तु प्रियम हितम। और यह प्रजा पुष्टि का जो सिद्धांत है, यह संपूर्ण राजनीतिक विचार दर्शन में जो वेदों से प्रारंभ हुआ उसमें पाया जाता है। युग प्रवर्तको राजा, एक राजा, एक शासक युग का परिवर्तन करता है, युग का निर्माण करता है। वो जिन मूल्यों और स्थापनाओं को प्रतिष्ठित करके जाता है, वो मूल्य और स्थापनाएं समाज और संस्कृति को आगे युगों तक प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। माननीय लोक कल्याण के बारे में जब चर्चा की गई, सबसे पहले ऋषियों ने सोचा कि वे कौन से मूल्य हैं जो सुशासन के लिए आवश्यक हैं। वेद में मंत्र आता है, भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्वै देवा उपसमन्नन्तु। जब भद्र की कल्याण की कामना करते हुए ऋषियों ने गोष्ठी की कि सबका कल्याण कैसे होगा, तो सबसे पहले 2 मूल्य उन्होंने विचारे कि ये 2 मूल्य सबसे पहले स्थान पाएंगे। पहला मूल्य है तप और दूसरा मूल्य है दीक्षा। तप नाम है अनुशासन का और दीक्षा नाम है समर्पण का, डेडिकेशन का। डिसिप्लिन और डेडिकेशन सुशासन के लिए, गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, प्रजा कल्याण के लिए, व्यक्तिगत और सामूहिक सार्वजनिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए दोनों मूल्य बहुत जरूरी हैं। पृथ्वी को प्राप्त करना, उसका पालन करना, यह अर्थशास्त्र का विषय है। इसमें वार्ता भी आ जाता है, आजीविका के स्रोत भी सारे आ जाते हैं। ऋग्वेद का एक मंत्र है जो पृथ्वी सूक्त, अथर्ववेद का एक मंत्र है पृथ्वी सूक्त का, नमो मात्रे पृथिव्या नमो मात्रे पृथिव्ये कृष्ययित्वा क्षेमायित्वा रय्ययित्वा पोषायित्वा। पृथ्वी की उपासना, लोक मंगल की उपासना किसके लिए? कृषि के लिए। सबसे प्राथमिक विषय वस्तु है कृषि। क्षेम, कल्याण को प्राप्त करने के लिए। रई, व्यापार, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए। और पोषण के लिए, सुरक्षा के लिए। चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे प्रजा पोषण की बात हो, चाहे सुख शांति और समृद्धि की बात हो, सबसे पहले जो चिंता व्यक्त की गई वो कृषि के लिए व्यक्त की गई। और इसके संबंध में तो ऋग्वेद कहता है कि क्षेत्रस्य पतिना वयम हितेनेव जयामसि, कि क्षेत्रपति के हित से ही हमारा कल्याण होता है। हमारा जो सर्वोपरि कल्याण है वो क्षेत्रपति के बिना, किसान के बिना होना संभव नहीं है। ये ऋग्वेद का वचन है। ऋग्वेद में ही कहा गया है, सुनम न फाला विकर्षन्तु भूमिम शुनम की नाशा अव्यंतु वाहि शुनम पर्जन्यो बधुना पयोभि शुना शीरा शुनमस्मा सुधत्तम। हमारे जो किसान हैं वो सुखपूर्वक खेती करें, सुखपूर्वक हल चलाएं। और जब वो सुखपूर्वक हल चलाते हैं, सुखपूर्वक खेती करते हैं, उनके जीवन में सुख और संपन्नता रहती है, तो हमारा समाज, हमारा जीवन मधुमय होता है, मधुमान होता है। इसलिए वेद का आदेश है अन्नम बहु कुर्वीत। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा, पोषण आवश्यक है। अधिक से अधिक अन्न उपजाओ, सुशस्या कृषि स्कृधि, ज्यादा से ज्यादा खेती करो। अन्नम ही धान्य संजातम धान्यम कृष्या विना न च तस्मात् सर्वम परित्यज्य कृषिम यत्नेन कारयेत्। ये शासन का कर्तव्य है, ये वैदिक परंपरा है कि धान्य के लिए,
अन्न के लिए सर्वाधिक प्रयास किए जाएं, खेती के सुधार के लिए सर्वाधिक प्रयास किए जाएं। महर्षि पराशर यहां तक कहते हैं कि कंठे कर्णे हस्ते स्वर्णम विद्यते यदि उपवासे तथापिशात अन्ना भावेन देहिनाम। सारा शरीर पर यदि हम गहने पहन लें और किसान यदि खेती न करें तो हमें एकादशी ही करनी पड़ेगी। इसीलिए किसानों की सुरक्षा सर्वोपरि चिंता शासन की होनी चाहिए। महोदय, महर्षि शुक्र ने एक बहुत सुंदर राज्य वृक्ष की कल्पना की है। वो कहते हैं कि राज्य एक बीज है और राजा शासक उसका मूल है, जड़ है, मंत्री उसके तने हैं, सेना सचिव सब उसके शाखा पत्ते हैं, प्रजा उसका फूल है और प्रजा की समृद्धि ही उस राज्य वृक्ष का फल है। तो यदि हम उस राज्य वृक्ष से फल चाहते हैं अर्थात प्रजा की समृद्धि चाहते हैं तो हमें इस राज्य रूपी वृक्ष का पोषण करना पड़ेगा। और ये राज्य रूपी जो वृक्ष है वो जिस भूमि में लगाया जाता है उस भूमि को हम राष्ट्र कहते हैं, जो एक सांस्कृतिक इकाई है, एक भौगोलिक इकाई है। हमारी जो वेदानुप्राणित परंपरा है उस परंपरा ने हमारी संस्कृति को जीवन दिया है, हमारी विचार परंपरा को, धर्म और दर्शन को जीवन दिया है। हमारे ये सांस्कृतिक आधार ही जनजागरण के आधार बने, हमारी राजनीतिक चेतना के आधार बने, हमारे स्वाधीनता संग्राम के आधार बने। हमारे जितने जो नेता हमारे स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी थे, सब ने भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा ग्रहण की। महोदय, भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप जो प्रेरणाएं हमें सनातन संस्कृति से, वैदिक परंपरा से प्राप्त हो रही हैं, उन परंपराओं के पोषण के लिए हमें अपने प्राचीन ज्ञान से अपने अर्वाचीन को, आज के समय को सुसंस्कृत करने के लिए, अपने भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए और निश्चित ही सतत विकास के जो मूल्य हैं उन मूल्यों की प्राप्त करने के लिए हमें वैदिक लोक कल्याण के मार्ग को प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि वेद की दृष्टि में जो लोक है वह लोक स्थावर जंगमात्मक, वहां सारा जड़ और चेतन, वहां केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति, पर्यावरण, सर्वस्व जो कुछ भी है वह सब लोक की परिधि में है। संपूर्ण लोक का कल्याण वेद के द्वारा हो सकता है। और हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान प्रदेश में वैदिक ज्ञान परंपरा के विकास और विस्तार के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। और माननीय आपके संरक्षण में, आपकी प्रेरणा से हम लोग निरंतर वैदिक शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आपने बांसवाड़ा में वेद विद्यापीठ के लिए हमें प्रोत्साहित किया था, उसने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया है सर, और निश्चित ही हम सब लोग मिलकर के बहुत कुछ इस दिशा में आगे कर पाएंगे। अब मैं सर हमारे साथ ठीक। प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। जी धन्यवाद महोदय जी। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी ऐसे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, कला संस्कृति विभाग के मंत्री संयोजिका महोदय, हमारे तीनों विद्वत वरेण्य जो इस वेबिनार पर उपस्थित हैं और उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, मुझे बहुत प्रसन्नता का एक अनुभव हो रहा है कि आज एक ऐसे राजनेता जिन्होंने राजस्थान में बहुत विकास किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आज इस वेबिनार पर जो राष्ट्रीय वेद सम्मेलन के रूप में इस प्रकार का आयोजन किया, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री और आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। मुझे स्मरण है कि जब मैं भारत सरकार के द्वारा संचालित राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में सेक्रेटरी था,
तो अनेक बार मुझे राजस्थान आने का अवसर प्राप्त हुआ और उस समय जो आप इसी वेबिनार पर वैदिक विद्वान नीरज शर्मा जी और इसी वेबिनार पर त्रिवेदी साहब जो वाइस चांसलर थे उदयपुर में, इन दोनों ने मुझे आमंत्रित किया था बांसवाड़ा में। मुझे ये देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां पर एक बहुत बड़ा कार्य वेदों से संबंधित हो रहा है। और महोदय, मैं ये भी इस बात का एक अवगत करा दूं कि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अनुदानित एक संस्था है, उसके अंतर्गत राजस्थान में अनेक वेद के विद्यालय चल रहे थे जिनको कि मैं देखता था, उनके सारी व्यवस्थाएं, चाहे वरुंधनी हो, करौली हो, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, बेगुन, जयपुर बस्ती, दौसा, पुष्कर, अलवर, जितने भी जिंदौली घाटी इत्यादि जहां जहां भी वेद विद्यालय थे मुझे जाने का अवसर मिला। और मुझे ये भी देखने को मिला कि राजस्थान की धरती एक ऐसी धरती है जहां पर वेद और संस्कृत का बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। और अब से ही नहीं, मैं समझता हूं प्राचीन काल से ही, जब सरस्वती नदी जहां बहा करती थी, और सरस्वती नाम ही ज्ञान का भी है, और ऐसे ज्ञान के पुरुष और ऋषि और महर्षि और विद्वत वरेण्य पूरा समस्त समूह उस राजस्थान की मरुभूमि में विराजता था और पूरे देश और संसार के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया जाता था। मैं आज ये इस अवसर पर अपेक्षा करता हूं माननीय महोदय जी से, क्योंकि मैं पूरे देश में वेद के विद्यालयों को मैं चलाता रहा और इस परंपरा से जुड़ा रहा। राजस्थान एक ऐसा प्रांत मुझे देखने को मिला जहां पर सर्वाधिक वेद के विद्यालय और संस्कृत के विद्यालय बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। आपके राज्य में संस्कृत विश्वविद्यालय है, लेकिन एक वैदिक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, क्योंकि वेद की संस्थाओं, वेद की पाठशालाओं में, वेद के विद्यालयों में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनको वह सु अवसर आपके ही प्रांत में किसी वैदिक विश्वविद्यालय में मिले, जहां पर मैं समझता हूं कल्लाई वैदिक एक विश्वविद्यालय नंबर में है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, और बांसवाड़ा में भी हो सकता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से इन वैदिक विद्वानों का नेतृत्व करके एक बहुत बड़ी परंपरा एक प्रारंभ कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा संदेश इस देश के लिए और विश्व के लिए दे सकते हैं। ये इसमें एक बहुत बड़ा उपक्रम आपकी ओर से होगा और मैं समझता हूं ये निश्चित रूप से होगा। आज के इस वेबिनार पर भी हम एक चर्चा के लिए उपस्थित हैं। मैं बहुत ही संक्षेप शब्दों में ये कह देना चाहता हूं कि सुशासन और स्वराज्य की जो वैदिक अवधारणा रही है वो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में और इन वेदादि शास्त्रों में बहुत अच्छे तरीके से मिलती है, जहां पर सुशासन और स्वराज्य की अवधारणा है, इसका जो मूल स्रोत है अथवा मूलाधार है वो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मातृभूमि के प्रति एक श्रद्धा का रहा है। अगर ये है तो सुशासन और स्वराज्य निश्चित रूप से आगे एक बहुत ही पुष्पित और फलवित होता है, जिसकी भक्ति प्रवृत्ति का बीज बिंदु हमें वेदों में और वैदिक वांग्मय में साक्षात मिलता है। एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि माता भूमि ही अथर्ववेद का है, पुत्रोहम पृथिव्या। ये बिल्कुल सर्वथा सटीक है। वो इस दृष्टि से है क्योंकि जब श्रद्धा हो जाएगी कि मेरी माँ है, ये जन्मभूमि, ये भूमि जिस भूमि पर मैं रहता हूं ये मेरी माँ है, तो माँ के प्रति जो स्नेह भाव होता है, जो श्रद्धा भाव होता है और जो भक्ति भाव होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसी मानसिकता का व्यक्ति, ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही सुशासन और स्वराज्य की कल्पना को और अवधारणा को बहुत प्रबल कर सकता है। वेदों में साक्षात लिखा है कि इस भूमि के लिए, इस माँ के लिए, इस राष्ट्र के लिए कि नाना वीर्या औषधि या विभर्ति पृथ्वी न प्रथताम राध्यता न विश्वंभरा वसुधानीम प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी वैश्वानरम बिभ्रति भूमिरग्नि मिंद्रशवा द्रवणेनो दधातु। इन मंत्रों का अभिप्राय यही है, हे मातृभूमि,
एक धरती माँ, एक पृथ्वी, कि तेरे इस गर्भ में सभी को पालन पोषण करने की अपार और अनंत क्षमता है, इसलिए हम तेरे पुत्र हैं, तू हमारी माँ है। ये जो भाव रहता है तो वो निश्चित रूप से उसके अंदर हृदय में उठेगा एक सेवा का और भक्ति का भाव। तभी कहा वेद ने कि उपसर्व मात्रम भूमि, अर्थात मैं इस भूमि के लिए अपनी सेवा, अपनी श्रद्धामयी सेवा देना चाहता हूं। तो ये श्रद्धामयी सेवा का जिस दिन भाव उत्पन्न हो जाता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सुशासन और स्वराज्य की जो प्रवृत्ति है और जो सोच है वो उसके अंदर घर कर जाती है। तो ऐसी विचारधारा की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति स्वराज्य की और स्वशासन की समृद्ध परिकल्पना कर सकता है। और बिल्कुल सही कहा नीरज जी ने, आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है कि प्रजा सुखे सुखम राज्य, प्रजानाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्य, प्रजानाम तु प्रियम हितम। ये आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कहा, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, वो कहता है कि प्रजा के सुख में अपना सुख समझे, प्रजा के हित में अपना हित समझे, अपने हित के लिए और अपने सुख के लिए राजा या शासक कदापि न सोचे। ऐसा करने वाला जो नायक है, शासक है, राजा है या हमारा एक बहुत बड़ा पदाधिकारी राज्य का प्रमुख है, वो निश्चित रूप से ये उस एक स्वराज और सुशासन की एक जो भाव है और भावना है वो बहुत समृद्ध होती है। बहुत सारे बड़ा बढ़िया कहा। देखिए, राजस्थान एक ऐसी धरती है जहां पर महर्षि दयानंद ने वेदों का सर्वाधिक काम किया है, और वही वेदों के उदयपुर में ही, आपके राजस्थान के उदयपुर में ही उन्होंने लिखा था कि मत मतांतरों से आग्रह रहित होकर, अपने पराये का पक्षपात शून्य होकर, प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया का होना, भिन्न भिन्न भाषा, पृथक पृथक शिक्षा, अलग अलग व्यवहार, परंपराओं के आग्रह व विरोध से ऊपर उठकर रहना तथा परस्पर उपकार की भावना व्यवहार रखना ही सच्ची स्वराज्य की अवधारणा है। ऐसा ही वैदिक वाङ्मय में स्पष्ट रूप से कहा है। इसी के साथ अपने भौतिक राष्ट्र की दृढ़ता पूर्वक सीमाओं की रक्षा करना भी स्वराज्य की अवधारणाओं में एक प्रमुख अंग है। अथर्ववेद के 12वें कांड में स्वराज सूक्त, पृथ्वी सूक्त इत्यादि बहुत अच्छी तरह से उसमें इन चीजों की विवेचना हुई है। और इसलिए साफ कहा है उन मंत्रों में कि अर्चन नो स्वराज्यम, अर्थात स्वराज्य के विशाल गौरव भाव वाला और बहुपाय्य उसको कहा है। ये बहुपाय्य शब्द बड़े महत्वपूर्ण एक अपना स्थान रखता है। बहुपाय्य का अभिप्राय है कि बहुतों और पाय माने रक्षा करना, यानी सभी, कोई भी विचारधारा का हो, कोई मत मजहब का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी राजनीतिक दल का क्यों न हो, उन सभी संगठनों के द्वारा वह राष्ट्र की जो सीमा है वो परिपालनीय है, संरक्षणीय है। जैसे प्रजा भी संरक्षणीय है वैसे ही सीमा भी रक्षणीय है। इसलिए ऋग्वेद ने साफ कह दिया, आयादवामी चक्षसा मित्रम वयम च शूरयः व्यचिष्टे बहुपायस्ते यत्ते वही स्वराज्य, अर्थात विशाल दृष्टि वाले, परस्पर स्नेह सूत्र से आबद्ध भद्र पुरुषों, आओ आप और हम सब मिलकर वैदिक संदेशों के साथ स्वराज्य के और सुशासन की के प्रति हमेशा यत्न करते रहे। ओम शांति शांति हो। धन्यवाद। प्रोफेसर योग किशोर शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वेदों के ज्ञान और उसकी आधारशिला को सुशासन और स्वराज की आधारशिला माना है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर बलवीर आचार्य, पूर्व प्रोफेसर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक, आपको सादर आमंत्रित करती हूं आपके उद्बोधन के लिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। वहीं से ओम भद्रम इच्छन्तः ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डॉक्टर BD कल्ला जी, मंत्री कला एवं संस्कृति राजस्थान सरकार, श्री निरंजन आर्य जी, मुख्य सचिव राजस्थान, डॉक्टर सुमित शर्मा जी, प्रशासक राजस्थान सरकार,
संस्कृत अकादमी, श्री संजय झाला जी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी, प्रोफेसर रूप किशोर जी और सभी कृत भूरी शर्मा विद्वानों, आप सबको नमन करता हुआ अपनी बात प्रारंभ करूंगा। विषय रखा है लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन हेतु वैदिक विमर्श। जब हम विचार करते हैं वेद पर, तो राज्य संस्था का विकास ही लोक कल्याण के लिए हुआ था। अथर्ववेद में उस राजा की स्थिति का वर्णन है जब प्रारंभ में कोई राजा नहीं था और लोग डरे रहते थे। मत्स्य न्याय चरितार्थ था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चरितार्थ हो रही थी। तो उल्लेख हुआ है विराट वा इदम अग्रे आसीत् तस्या जातायाः सर्वम अभिभेद इयम एव इदम भविष्यति इति, कि उस समय कोई राजा नहीं था और सब में भयभीत रहते थे कि ये अराजक स्थिति कब तक बनी रहेगी। तो सो उदय क्रामत सा गहर पत्ते न्यकरामत, सो उदय क्रामत सा आहनीय न्यकरामत, सो उदय क्रामत सा दक्षिणाग्नौ न्यकरामत, सो उदय क्रामत सा सभायाम न्यकरामत, सो उदय क्रामत सा समितौ न्यकरामत, सो उदय क्रामत सा आमंत्रणे न्यकरामत। अर्थात सृष्टि के आरंभ में मानव सभ्यता के विकास के समय कोई राजा या राज्य व्यवस्था न थी, इसी कारण अराजकता बनी हुई थी और सभी असुरक्षा की भावना से डरे रहते थे। तब कर्म से पहले गार्हपत्य संस्था बनी, यह कुटुंब की पहली इकाई थी। फिर अनेक कुलों को मिलाकर ग्राम संस्था का विकास हुआ। अनेक ग्राम को मिलाकर के एक राज्य संस्था बनाई गई। सभा और समिति का निर्माण राज्य संचालन के लिए किया गया। सभी राज्यों के ऊपर आमंत्रण नामक संस्था का निर्माण हुआ। इस आमंत्रण नामक संस्था में सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि आमंत्रित किए जाते थे। यन्त्यस्याम आमंत्रणम आमंत्रणीयो भवति। इस प्रकार राज्य संस्था के विकास के मूल में मानव मात्र की सुरक्षा का लोक कल्याण ही था। राज्य संस्था के विकास के साथ ही राजा के चयन का प्रश्न उपस्थित हुआ और राजा के कर्तव्य, अधिकार, योग्यता का निर्धारण किया गया। इस समस्त प्रक्रिया में सभा और समिति नामक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र के बुद्धिमान मनुष्यों ने जो नियम निर्धारित किए थे वे सब लोक कल्याणकारी ही थे। पहला नियम तो यह बनाया गया कि राजा का चुनाव सर्वसम्मति से प्रजा करेगी। यजुर्वेद में उल्लेख है विशस्त्वा सर्वा वांछन्तु महत्वद राष्ट्रम अधिवर्षत, अर्थात समस्त प्रजा राजा का सर्वसम्मति से चुनाव करे। इसी प्रकार अथर्ववेद में उल्लेख है त्वाम विशो विणताम राज्याय त्वाम इमाः प्रतिशय पंचदेवी वर्षमन राष्ट्रस्य ककुति श्रेयस्व ततो न उग्रो विभजा सुनी, अर्थात सभी दिशाओं के प्रजा राज्य के लिए राजा का निर्वाचन करे। अथर्ववेद में अन्यत्र उल्लेख है कि राजा के निर्वाचन के लिए सभी प्रतिनिधि एकत्रित होकर सर्वसम्मति से राजा का निर्वाचन करें। सर्वादिशय समन्वय सदृची ध्रुवायते समिति कल्पतामी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद में राजा के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ की आनुवंशिक राज्य का कोई स्थान वेदों में वर्णित नहीं है। इसके साथ ही ये नहीं होता था कि कोई भी राजा के पद के लिए प्रजा के सामने जाए और निर्वाचन के लिए प्रार्थना करे। राजा के लिए एक योग्यता निर्धारित कर दी गई थी और जिसका उल्लेख ऋग्वेद के पहले व्याख्यान ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। 5 गुण ऐसे थे जो राजा में होने चाहिए, तभी प्रजा के पास वह निर्वाचन के योग्य माना जाता था। पहला गुण था ओजिष्ठ है, वह सबसे अधिक बलशाली हो, ओज वाला हो। फिर बलिष्ठ है, बल अर्थ है सेना का, वो सेना के संचालन के गुणों से युक्त हो। तीसरा गुण था सहिष्ठ है, शत्रुओं को पराजित करने में सबसे अधिक समर्थ हो। सत्तमय है, अपनी प्रजा के साथ में अत्यंत उदार व्यवहार करता हो। और 5वां गुण था पारिष्णुतमय, जिन योजनाओं को उसने प्रारंभ किया है उनको पूर्ण करने वाला हो। ये 5 गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते थे वही प्रजा के समक्ष अपने चयन के लिए आवेदन करता था। ऐसे व्यक्ति उपस्थित होते थे, उनमें से राजा को चुना जाता था। राजा को चुनने के बाद में एक राज्याभिषेक की प्रक्रिया की जाती थी और उस राज्याभिषेक की प्रक्रिया ये संवैधानिक थी। राज्याभिषेक की प्रक्रिया में जो राजा को चुनते थे उनमें प्रजा तो होती ही थी, लेकिन राज्य मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते थे वो भी राजा को चुनाव में भाग लेते थे। और उस समय राजा के मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था,
उनको योग्यता और गुण के आधार पर खोज करके राज्य मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाता था और उनका नाम था रत्न। नवरत्न की परंपरा बहुत बाद तक हमारी राजनीति में चर्चित रही है। आचार्य सायण शतपथ ब्राह्मण का भाष्य करते हुए ये लिखते हैं कि रत्नवत प्रशस्तम गवेषणीयम वस्तु, कि ये जो व्यक्ति होते थे ये ऐसे होते थे जैसे रत्न को खोज करके इकट्ठा किया जाता है, खोज करके लाया जाता है, ऐसे ही प्रजा में से गुणवान व्यक्तियों को खोज करके लाया जाता था ताकि वो अपने कार्यों का निर्वाह कर सके। सेनानी की खोज की जाती थी, पुरोहित की खोज की जाती थी, सूत की खोज की जाती थी, ग्रामणी की खोज की जाती थी। तो ये 11 मंत्रिमंडल के सदस्य होते थे और 12वां राजा होता था। पहला सेनानी था जो सेना का संचालन करता था, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सेना बहुत आवश्यक है, कोई आतता ही न आने पाए। अथर्ववेद में एक उल्लेख है, यदि नो गाम हंसी यद्यश्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीसे न विद्यामो यथानो असो अविरहा। यदि हमारे पशुओं को कोई हानि पहुंचाता है, हमारी प्रजा को कोई दुख पहुंचाता है, तो उसको शीशे की गोली से उस समय बेंध दो। हमारे यहाँ पर आतताइयों के लिए मुकदमा चलाने का कोई विधान सरकार ने नहीं किया है। उनके खिलाफ कौन गवाही देगा? तो निर्देश ये था, हन्याद आततायिनाम विचारयन्। जब पता लग गया इसने 100 व्यक्तियों को मारा है, आतताई है, आतंकवादी है, उसको तुरंत वहीं पर मार दो। तो इस प्रकार की परंपरा के लिए सेनानी सेनापति नियुक्त किया जाता था। दूसरा काम था पुरोहित का। ये जो मंत्रिमंडल के 11 सदस्य थे, इनको देखिए, पुरोहित धार्मिक कर्मकांड कराने वाला ही पुरोहित नहीं था। पुरोहित की जो योग्यता निर्धारित की गई है वो की गई है कि वो संविधान का विशेषज्ञ हो, वो राजा को शपथ दिलाता था, वो प्रजा को निर्देशित करता था, योजनाएं बनाता था राष्ट्र के विकास के लिए। तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो चारों वेदों का विद्वान हो, संविधान का विशेषज्ञ हो, संविधान के लिए वैदिक साहित्य में धर्म शब्द का प्रयोग किया है। जब राजा बन गया, मंत्रिमंडल बन गया, अब प्रशासन की व्यवस्था कैसे चले? राजा तो निरंकुश हो जाएगा। तो श्रेयो रूपम धर्मम अत्यसृजत, श्रेय रूप धर्म का निर्माण किया गया। और तस्मात् धर्मात् परो नास्ति, और उस धर्म से ऊपर कोई नहीं था। तो धर्मेण ए बलियान बलियानसम आशास्ते, और उस धर्म के कारण से, उस संविधान के कारण से ए बलवान राजा भी बलवानों पर शासन करता था। तो धर्म का अर्थ यहाँ पर संविधान था, और संविधान के जो नियम थे उनको व्रत कहा जाता था। इसलिए राजा और पुरोहित दोनों को धृत व्रत कहा है। जो व्रतों को, संविधान के नियमों को अच्छी प्रकार से जिन्होंने धारण किया हुआ है वो उसका संचालन करते थे। ये सारा वर्णन आपको ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण की जो 8वीं कंडिका है, 37वां और 38वां जो अध्याय है, उसमें इसका विवेचन किया गया है कि पुरोहित कैसा हो और संविधान कैसा हो। फिर राजा की रानी को भी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया जाता था महिलाओं की तरफ से, और उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती थी। एक इतिहास लेखक होता था संविधान का सदस्य, जिसको सूत कहा जाता था। फिर ग्रामों का प्रधान, एक ग्रामणी को प्रतिनिधि रूप में रखा जाता था गांव के प्रजा के लिए बात बताने के लिए। आय व्यय का अधिकारी, जिसको क्षत्ता कहा जाता था, वो रखा जाता था। कोषाध्यक्ष संग्रहिता होता था, जो कर का संग्रह करता था। और जो भागधुक राजस्व अधिकारी होता था, जो कर निर्धारण करता था। और अक्षवाप, जो आय व्यय का निरीक्षण करता था। तो ये 4 रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे एक राजा के राज्य में। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी सुव्यवस्थित स्थिति थी राज्य के प्रशासन के विषय में, ताकि जनता को किसी प्रकार का अभाव न होने पाए। कि 4 राजस्व से संबंधित अधिकारी वहां पर होते थे। एक वनों का रक्षक होता था जिसको गोविकर्तन कहते थे, और एक गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था जिसको पालागल कहते थे। और ये पालागल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, सारे राष्ट्र की सूचना राजा को देता था, और ये राजा से भी कई मामलों में बहुत बलशाली हो जाता था। तो बाद में ये नियम बना दिया गया उत्तरोत्तर काल में कि ऐसा ना हो कि सारी सूचनाएं, गोपनीय सूचनाएं इसके पास होती थी, पालागल के पास, जो ये गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था, कि ये राजा को बंदी बना करके, राजा को मरवा करके खुद कब्जा ना कर ले राज्य पर। तो इसकी लड़की की शादी राजा से की जाती थी, वो पालागली कहलाती थी। और ये राजनीति की दृष्टि से एक डिसीजन उस समय लिया गया था। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। और ये जो रत्नी होते थे,
जब राजा का राज्याभिषेक होता था, राजा चुन लिया जाता था प्रजा के द्वारा, ये मंत्रिमंडल के सदस्य, ये रत्न भी चुनाव करते थे, ये राजा के पास नहीं जाते थे। चुनाव होने के बाद में राजा इनके घर पर जाता था। पहले वो सेनापति के घर जाता था, पुरोहित के घर जाता था, फिर महिषी के पास जाता था, सूत के पास, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, संग्रही, भागदूक, अक्षवाप, गोविकर्तन, पालागल, सबके पास जाता था और जाकर के ये कहता था कि भाई मुझे इस राष्ट्र की उन्नति के लिए चुना गया है, आप लोगों ने मेरे ऊपर ये दायित्व सौंपा है और मैं आपको अपने अनुकूल बनाने के लिए यहाँ पर आया हूं। तान स्वान अनपकर्मिणम कुरुते, ये वाक्य दिया है तांडव महाब्राह्मण में कि मैं आपको अपना अनुकूल बनाने के लिए आपके पास आया हूं, आप मेरे साथ मिलकर के इस राष्ट्र की उन्नति आप करें। और कहा कि एते रत्न क्षत्रस्य वा एतानि अंगानि, ये सारे जो रत्न हैं ये राष्ट्र के अंग हैं। यस्य वा एतानि ओजस्विनी भवन्ति तद राष्ट्रम ओजस्वी भवति, जिसके मंत्रिमंडल के सदस्य जितने ओजस्वी होंगे, बुद्धिमान होंगे, ईमानदार होंगे, वो राष्ट्र उतना ही उन्नति करेगा। यस्य वा एतानि तेजस्विनी भवन्ति, और जितने मंत्रिमंडल के सदस्य जितने तेजस्वी होंगे, कहते तद राष्ट्रम तेजस्वी भवति, वो राष्ट्र उतना ही तेजस्वी रहेगा। ये मैत्राणी संहिता में कहा गया है, वेद में कहा गया है। रत्नी नाम एतानि हविंसी भवन्ति, एते भी राष्ट्र से प्रदातार है, एते पादातार है, एते ते एवास्मै राष्ट्रम प्रियच्छन्ति। कहते हैं कि ये राष्ट्र की रक्षा करने वाले हैं, राष्ट्र को संचालन करने वाले हैं और यही राजा को राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं कि हम तेरे साथ मिलकर के राष्ट्र की उन्नति करेंगे। राजा आगे होता था, योजना पीछे ये सारे मंत्रिमंडल के सदस्य बनाते थे और इनको राजा अपने अनुकूल बना करके चलता था। और ये राजा फिर तांडव ब्राह्मण में इनको वीर कहा, एते वही वीरा राष्ट्रम समुद्युच्छन्ति, कि ये बहादुर, ये वीर, ये तेजस्वी, ये विद्वान राष्ट्र की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान देते थे। इसके बाद में राजा देवताओं से प्रार्थना की जाती थी राज्याभिषेक की प्रक्रिया में कि अपनी शक्तियां राजा को दे, और फिर राजा का परिचय कराया जाता था कि ये इस गांव का रहने वाला है, इसकी माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है। इस प्रकार से घोषणा करके कहा जाता था कि ये राजा आज हमने बनाया है। और जब ये घोषणा की जाती थी तो फिर राजा से प्रतिज्ञा ली जाती थी, राजा शपथ ग्रहण करता था। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी जब इनको ऑफर की गई, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कुर्सी ऑफर की जाती है तो शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो ऐसे ही जैसे राष्ट्रपति को शपथ हमारे मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो राजा को जो शपथ दिलाता था वो पुरोहित दिलाता था। और राजा कहता था बुरियात से श्रद्धा के साथ खड़ा होकर के जनता के सामने राजा घोषणा करता था, याम च रात्रिम अजाए हैं। ये राजा की वेदकालीन शपथ थी 2 लाइन की। याम च रात्रिम अजाए हैं, याम च प्रेतास्मि तद उभय मंत्रेण इष्टापूर्तम में लोकम सुकृतम प्रजाम विरंजी था यदि ते दुर्हिरमिति। रात्रि यहाँ पर काल का वाचक है कि जिस समय में पैदा हुआ हूं और जिस समय में मृत्यु होगी, यदि मैंने प्रजा से द्रोह किया, तेरे से द्रोह किया, संविधान से द्रोह किया, अपने नियमों का उल्लंघन किया, तो इष्टापूर्तम में जो मेरे सारे पुण्य वे, लोकम मेरा लोक, सुकृतम मेरे पुण्य कर्म, आयु प्रजा वृंजिता मेरे आयु, मेरी संतान, सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ आप छीन लेना यदि मैंने कभी द्रोह किया। और जिस राजा ने संविधान का उल्लंघन किया, ब्राह्मण ग्रंथों में उनका उल्लेख है, 71 राजा था, उसने संविधान का उल्लंघन किया, उसको गद्दी से हटा दिया गया और बाद में उसको बिल्कुल निर्वासित करके दंडित भी किया गया। इंद्र ने इसी प्रकार का उल्लंघन किया, उसको गद्दी से हटा दिया गया, फिर दूसरा राजा का चुनाव हुआ। इस प्रकार शपथ लेने के बाद में राजा दिग्विजय के लिए निकलता था, सारी प्रजाओं के दुख सुख को देखता था और ये देखता था कि कहां कहां पर किस चीज की कमी है, उसके लिए वो जाता था। फिर उसको आशीर्वाद देते थे कि सब प्रकार का सुख समृद्धि तेरे पास में विद्यमान हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब राजा गद्दी पर बैठता था तो उसकी पीठ पर दंडा लगाया जाता था, एक दंड लेकर के कोमलता से स्पर्श किया जाता था। उसका भाव ये था कि जिस प्रकार से तू दंड का अधिकारी है, संविधान के अनुसार तू दंड देगा प्रजा को, तू भी दंड से ऊपर नहीं है। यदि तूने उल्लंघन किया संविधान का तो तेरे को भी दंड दिया जाएगा। लेकिन एक छूट दी गई राजा को, अथैनम पृष्ठ तुष्टि में दंडे घटन, राजा दंड्य है, राजा दंडित है, यद एनम दंडवतमति नयंती। लेकिन यदि
वो कोई ऐसा अपराध कर दे जिसका विधान दंड का मृत्यु दंड का है, राजा को मृत्यु दंड से मुक्ति दी गई थी। मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, लेकिन सामान्य दंड राजा को दिया जाता था। और राजा के जो कर्तव्य कर्म बाद में गिनाए गए हैं, उसमें जैसा कि अभी प्रोफेसर नीरज शर्मा जी ने बताया, कृषित्वा कि पहला तेरा काम है कृषि की उन्नति करना, क्योंकि कृषि सभी समृद्धि का आधार है, बिना अन्न के कुछ नहीं हो सकता। फिर कहा क्षेमायत्वा, कल्याण के लिए हम तेरा राज्याभिषेक कर रहे हैं। रहित्वा, धन संपत्ति राष्ट्र में बढ़े उसके लिए तेरा अभिषेक कर रहे हैं। पोषायत्वा, और सबकी पुष्टि तुझे करनी है। बहु करे, श्रेयस करे, भूयस करे। और ये सारी योजनाएं धन समृद्धि की जो बनाएगा, ये छोटी योजना नहीं बनाएगा, बहुत बड़ी योजना बनाएगा, जिससे सारे राष्ट्र का भरण पोषण हो, समृद्धि बढ़े। भूयस्कर बनाएगा, स्वराजस्थ है, जनभृतस्थ है, विश्वभृतस्थ है। तेरे पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, तू न केवल अपने गांव का, अपने राज्य का भरण पोषण करे, अपितु विश्वभृतस्थ है। तेरे पास इतना धन होना चाहिए कि सारे संसार का तू भरण पोषण कर सके और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसको चरितार्थ कर सके। इस प्रकार की ये भावना हमारे देश में आई है। और यजुर्वेद में राष्ट्र की प्रार्थना की गई है, जिसको हम राष्ट्र सूक्त भी कह सकते हैं, जिसको हम राष्ट्रगान भी कह सकते हैं। आ ब्राह्मणो ब्रह्मताम शूरताम। अंत में कहा निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न श्रेय पच्यताम योगक्षेमो न कल्पताम। कि समय समय पर वर्षा हो, इस प्रकार का हमारा वातावरण हो कि समय पर वर्षा हो, खूब हमारी खेती लहलाए, वनस्पतियां फल फूल से लदी हुई हो, और योग और क्षेम, जो चीज हमारे पास में नहीं है, जिस चीज का भाव है उसको हम प्राप्त करें, और जो हमारे पास प्राप्त है उसकी हम रक्षा करें। इस प्रकार का हमारा राष्ट्र होना चाहिए। इस प्रकार का हमारा राष्ट्र यदि होगा तो फिर संसार में हम फिर विश्व गुरु बन सकते हैं। ये वेदों के कल्याणकारी राज्य का स्वरूप संक्षिप्त रूप में मैंने आपने रखा है। ओम शांति। प्रोफेसर साहब, आपने सृष्टि के आरंभ से संस्कृति एवं राज रचना और संविधान को जीवन के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में पिरो के पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत आदर के साथ हमारे विशिष्ट अतिथि मुख्य सचिव राजस्थान श्री निरंजन आर्य जी को आमंत्रित करूंगी अपने उद्बोधन के लिए। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री माननीय श्री कला साहब, और प्रबुद्ध प्रख्यात विद्वान गण श्री नीरज जी, श्री रूप किशोर जी और प्रोफेसर बलवीर आचार्य साहब और मेरे समस्त साथीगण, आज का विषय थोड़ा सा बौद्धिकता एवं भारतीय परंपराओं से ओतप्रोत है, इसलिए हमारे पास थोड़ा कम बोलने के लिए, क्योंकि विद्वानों ने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि वैदिक काल भारतीय संस्कृति का एक मूल स्तंभ रहा है। ईसा पूर्व जो अगर अध्ययन करें तो लगभग ये 2,500-3 हजार पूर्व की बात है, और उसके बाद अगर 2000 साल हम ये जोड़ें तो ये लगभग 5 हजार साल पुरानी कथा है। अभी जो मेरे पूर्व वक्ता जो बात कह रहे थे उससे हमें ऐसा लगा कि प्रजातंत्र का जो समुचित ढांचा है, प्रजातंत्र का जो खाका है, जो दुनिया के विभिन्न मुल्कों ने प्रजातंत्र जिन्होंने अपनाया और जिन्होंने अपना संविधान बनाया, उस अपनापन में या उस संविधान में जो बातें हैं वही मूलभूत रूप से वेदों का सार है, और वही हमने हिंदुस्तान के 5000 साल के इतिहास में पढ़ा है, देखा है। हम सभी जानते हैं कि भारत वेदों की जन्मभूमि है, और वैदिक काल के इतिहास में सभी तत्व सम्मिलित थे जो कि आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें या आधुनिक विकास के सारे घटक अगर हम देखें तो मैं सोचता हूं सभी वेद में समाहित है। अगर वेदों को परिभाषित करें तो संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा कि
भारतीय जीवन या आम आदमी के जीवन के एक जो चिरंतन जो सत्य है, उस चिरंतन सत्य की जो एक अनवरत बहती धारा है, उस बहती धारा को अगर हम लिखित ग्रंथ या संविधान के रूप में देखें तो वही मैं सोचता हूं कि वेद है, वही वेदों का सार है। समाज के सामाजिक जीवन का संचालन हो, उस सामाजिक जीवन के संचालन की विधि क्या हो, उसकी मूल रचना क्या हो, मैं सोचता हूं कि हमें वेदों के सार सद्भाव एवं वेदों में दी गई सुभावना पर उसको केंद्रित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, मैं सोचता हूं यही है जो मतलब वेदों की परिभाषा से हमको सीखना है। यही हमारा धर्म है और ये मैं सोचता हूं यही मानवता का रहस्य है। आधुनिक विकास की दौड़ में हमारे जीवन के कुछ आधार के जो स्तंभ हैं, उन मूल्यों में चाहे वो नैतिक हो या सांस्कृतिक हो, मुझे लगता है कुछ विचलन आया है। तो अगर इन सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के विचलन को रोकने के लिए हमें वैदिक विमर्श पे पुनः जाने की बहुत जरूरत है। और आज का विषय इसलिए मैं सोचता हूं कि बहुत प्रासंगिक है कि लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन की जो कल्पना है या संकल्पना है, उस संकल्पना को वेद में कैसे परिभाषित किया गया है और उस वेद की परिभाषा को ही हमें वापस हमारे जीवन में अपनाना चाहिए। आज के प्रशासन में वैदिक गूढ़ता का जो उद्भव है या जो पुनर्भाव है वो करना बहुत अनिवार्य है। और मैं सोचता हूं कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक संविधान की जो धारा है उसी का मूल रूप भारतीय वेद है, भारतीय वेदों का चिंतन है। और उसी भारतीय वेदों के चिंतन पे अगर व्यवस्था को पुनः स्थापित किया जाए तो मैं सोचता हूं कि एक सर्व कल्याणकारी व्यवस्था स्थापित हो सकती है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है। इसे भारत सरकार के द्वारा युवा दिवस के रूप में स्वीकृत किया गया है। वेदों में निहित ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान माना है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन था। जैसा कि मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि भारत वेदों की जन्मभूमि है। ज्ञान, विज्ञान और दर्शन की सभी भारतीय परंपराओं का मूल स्थान वैदिक साहित्य ही है। और इसलिए वेद और वैदिक साहित्य, वैदिक परंपरा, वैदिक इतिहास, इस पे हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। और हमारी पुरानी जड़ों को पुनः हमें स्वीकार करके मैं सोचता हूं कि आधुनिक जीवन में उन सारी तथ्यों को, उन सारी चीजों को हम अपनाएं तो हमारा जीवन बहुत लोक कल्याणकारी होगा। आज विभाग ने एक बहुत ही अच्छा विषय रखा है और इस विषय के माध्यम से पुनः हमने वेदों पे चर्चा की है। मैं विभाग को भी बधाई देता हूं और मुख्यतः तीनों विद्वान पंडितों को जिन्होंने अपने प्रवचन से हमें लाभान्वित किया है, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, गागर में वेद का सागर वही भर सकते हैं जो वक्ता अपने कर्म से बोलते हैं। श्रीमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इसी कार्यक्रम की कड़ी में आगे बहुत आदर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मंत्रालय के मंत्री जी डॉक्टर बीडी कल्ला साहब। आपसे श्रीमान अनुग्रह है कि आप हमें अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें। परम सम्मानीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, प्रिय श्री हमारे निरंजन कुमार आर्य जी, मुख्य सचिव राजस्थान, समित शर्मा जी, मुग्धा जी, उपस्थित डॉक्टर नीरज शर्मा जी, रूपकिशोर जी शास्त्री, प्रोफेसर बलवीर आचार्य साहब और उपस्थित सभी विद्वज्जन भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय युवा दिवस है और हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य एवं सुशासन हेतु वैदिक विमर्श कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक संस्कृति साहित्य में मौजूद लोक कल्याणकारी राज्य के मूल्यों पर यह चर्चा बहुत सार्थक रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मेरे से पूर्व विद्वानों ने वैदिक परंपराओं के अनुकूल किस तरीके से परिवार का गठन हुआ, परिवार के बाद कुटुंब का गठन हुआ, कुटुंब के बाद किस तरीके से गांव का, और उसके बाद धीरे धीरे शासन व्यवस्था के बारे में मेरे से पूर्व बलवीर जी ने काफी विस्तार से बता दिया। मैं उसके
विगत में नहीं जाना चाहता। आज 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 12 जनवरी 1984 को आज के दिन को युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और तब से लेकर आज तक ये युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत युवाओं का देश है। देश की नहीं बल्कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या के अनुपात में भारत में युवाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसलिए युवा शक्ति को वैदिक संस्कृति से जोड़कर और उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने कहा कि उनको हम आगे बढ़ाएं, यानी अनुभव और युवकों का रचनात्मक योगदान, ये बहुत कुछ कर सकता है। और इसलिए मैं आज के दिन युवाओं को खास तौर से कहना चाहता हूं कि वे विवेकानंद जी के दिए हुए जो भी संदेश हैं उसको आत्मसात करें और युवा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए उनसे प्रेरणा लेकर काम करने की आवश्यकता है। संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति को, कला, शिल्प और साहित्य को समझने के लिए हमको वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। संस्कृत को भी जानना पड़ेगा। संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। यदि मैं ये कहूं कि ये वेदवाणी है, देववाणी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे वेद जो हैं वो संस्कृत में ही कहे गए हैं और ये किसी की रचनाएं नहीं है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वेद को एक तरीके से दिया था और ब्रह्मा जी के बाद ऋषि मुनियों ने शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे वेदों को पहुंचाया था। हम मुख्य रूप से 4 वेदों को जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा है, कृष्ण जी ने, कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में सामवेद में स्वयं हूं। और वो पूरा का पूरा एक तरीके से गान है, गीत के रूप में है। वेद सभी अच्छे हैं, सभी ऋचाएं एक से एक अच्छी है, लेकिन सामवेद अपने आप में अनुपम, अद्वितीय और प्रेरणादायी है। मैं इस अवसर पर खास तौर से कहना चाहूंगा कि लोक कल्याण के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है और जनता के भीतर जनार्दन को और नर के बीच नारायण को देखने और दिखाने की परंपरा भारत की असली परंपरा है और यही हमारी वैदिक परंपरा है। वेदों में समानता, समन्वय और भारतीय संस्कृति का असली समावेशी रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर जाति विहीन समाज, जन की जगह कर्म के आधार पर मनुष्य की पहचान, समानता और स्वाधीनता ही तो विकास के मूल आधार हैं। अनेक ऋचाओं में समानता एवं सहअस्तित्व के भाव को दोहराया गया है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त तो पूरे राष्ट्र का राष्ट्रगान बन सकता है। इसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, धरती हम सबकी माता है और हम सब इनकी संतान है, यानी सब परस्पर भाई भाई है। विश्व बंधुत्व का संदेश भी अथर्ववेद देता है, नहीं ऋग्वेद देता है। आप लोगों ने यदि संसद का केंद्रीय हॉल देखा हो तो उसके ऊपर सबसे हॉल के ऊपर एक ऋग्वेद की ऋचा लिखी हुई है, अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। यानी इसका अर्थ यह है कि ये तेरा और मेरा भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति विशाल चरित्र वाली है, जिसमें सारा संसार एक कुंबे की तरह, कुटुंब की तरह है। वसुदेव कुटुंबकम का जो अभी बलवीर जी कंसेप्ट बता रहे थे, वो हमारे वेदों ने ही दिया है। यानी सारा संसार जो है वो विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े, ऐसी परिकल्पना हमारे वेदों में की हुई है। और इसीलिए आज हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो हमारे निर्णयों में समानता हो, समन्वय हो, लोगों को न्याय मिले। एक जैसा पिक एंड चूज नहीं करके हम ऐसे निर्णय करें जिससे समानता का आभास हो और सबको न्याय मिले। इस प्रकार की परिकल्पना हमारे वेदों में की गई है। मैं इस अवसर पर खास तौर से ये कहना चाहूंगा कि सबकी भलाई में हमारी भलाई है, इस सिद्धांत के ऊपर शासकों को काम करना चाहिए। समाज में कोई वंचित नहीं रहे, कोई पिछड़ा ना रहे और इसका ध्यान रखना है। यही
लोकतंत्र का मूल मंत्र है और वेद का भी यही मूल मंत्र है कि हम सबके हित को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपका अपना हित अपने आप हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा हम कई बार हमारी योजनाओं में भी कहते हैं पिछड़े को पहले, लेकिन वेदों ने ये बात बहुत पहले कह दी है कि हम परस्पर भलाई का ध्यान रखें और समाज में जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको चिन्हित करके उसके आधार पर काम करेंगे तो सबका भला हो जाएगा। हमारे ज्ञान की परंपरा ऋग्वेद से होती है। इसमें एक ऋचा आती है, अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुओ देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवता, देवता बृहस्पति देव, तेन्द्रो देवता। इसका अर्थ यह है कि हवा, आकाश, पानी, पृथ्वी, ये सब प्रकृति हमारी, ये सब देवता रूपी हैं। इनका दोहन नहीं करना चाहिए। दोहन करें तो बहुत विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना चाहिए। प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति को देवतुल्य माना है। हमारे पेड़ पौधे सुबह शाम रात, औषधि, वनस्पति, मन, बुद्धि, चित्त, अंत और बाह्य प्राकृतिक तत्व को ही देवता मानकर वेदों ने अपनी प्रार्थनाएं गाई हैं। इसका अर्थ यह है कि हम इनके प्रति नतमस्तक रहकर और जो जरूरत हो उसके अनुसार इसका उपयोग करें, अति दोहन न करें और प्रकृति को भगवान की तरह मानकर पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को शुद्ध रखें और पर्यावरण की शुद्धि से ही प्रकृति की शुद्धि होगी। इस प्रकार की परिकल्पना हमारे वेदों में की गई है। वैदिक राज व्यवस्था द्वारा जो परिकल्पना की गई है उसमें सबको न्याय मिले, विवेकपूर्ण ढंग से शासक काम करें और सबको समान मानकर काम करने की परिकल्पना की गई है। मैं इस अवसर पर माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब जब राजस्थान को नेतृत्व दिया है, संस्कृत के विकास के लिए अनेक काम किए। आज राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय, राजस्थान की संस्कृत अकादमी और राजस्थान में 25 वेद विद्यालय कार्यरत हैं। राजस्थान में संस्कृत विभाग का अलग से निदेशालय है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान का जयपुर नगर जो है उसको छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर वैदिक संस्कृति से संबंधित लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं। हमारी संस्कृत अकादमी ने माध्यान्गनी शाखा के अनेक विद्वानों की रचनाओं को संकलित करके और YouTube में डाला है। उसकी भी काफी प्रशंसा हुई है। ये सब आपके कार्यकाल में हुई है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संस्कृत भाषा के ऊपर, अकादमियों के ऊपर पूरा संरक्षण है और आपके कारण ही राज्य में भाषाओं का, साहित्य का और संस्कृति का विकास हो रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा, जब जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही है, संस्कृत आयोग सबसे पहला बना डॉक्टर कर्ण सिंह जी के अध्यक्षता में। डॉक्टर कर्ण सिंह जी वैदिक विद्वान स्वयं हैं और वे केंद्रीय मंत्री के रूप में कई बार कार्य कर चुके हैं। उसके बाद वल्लभ राजू जी के वक्त में सत्यव्रत शास्त्री के अध्यक्षता में दूसरा संस्कृत आयोग बना और इंदिरा जी ने स्वयं वेद विद्यालय अपने कार्यकाल में प्रारंभ किए। मुझे याद है कि मैं उस समय संस्कृत शिक्षा को देख रहा था। हमारे यहाँ भी हमने नाथद्वारा में, जयपुर में, सलीमाबाद में, बीकानेर में और उदयपुर में हमने वेद विद्यालय प्रारंभ किए। आज राजस्थान में 25 वेद विद्यालय काम कर रहे हैं, जहां गुरु शिष्य परंपरा से हम वेद की ऋचाओं को उनको समझाने में, आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अधिक समय न लेकर यही कहना चाहूंगा कि हम सब इस भूमि पर जो पैदा हुए हैं सब आपस में भाई भाई हैं। विश्व बंधुत्व की भावना को सिखाने वाला हमारा वेद शास्त्र हम सब के लिए और संसार के लिए उपयोगी है। इसलिए वेदों में ये परिकल्पना की गई है कि जौ हौ शांतिरंतरिक्षगम शांति ही पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति ही शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। इसका अर्थ यह है कि ध्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो और
पानी में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, औषधि में शांति हो, और हमारे मन में जो शांति है वो सर्वत्र शांति की स्थापना की कल्पना वेदों में की गई है। और कानून और व्यवस्था की स्थिति को और शांति को बनाए रखने के लिए शासन सबसे पहले काम करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रदेश की शांति, भाईचारे और समन्वय के लिए और सुशासन देने के लिए अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। आज के दिन मैं ये कामना करता हूं कि आपके नेतृत्व में राजस्थान में सुशासन की नए आयाम स्थापित हो और वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारा प्रदेश निरंतर दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता हुआ प्रगति के पथ पर पथारू उठो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस सम्मेलन के मैं आप पधारे सारे विद्वज्जनों का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी संभागियों को विभाग की ओर से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। माननीय मंत्री महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भारतीय ज्ञान परंपरा की सार्थकता से हमें हमारा पुनः स्मरण कराया, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ करबद्ध निवेदन करती हूँ, सादर आग्रह करती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप अपने उद्बोधन और आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। हमारे कला व संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी, मुख्य सचिव नरेंद्र आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी, सुमित शर्मा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, डॉक्टर चेयरमैन श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय निवाड़ा, नीरज शर्मा जी, संस्कृत विभागाध्यक्ष मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, बलवीर आचार्य जी, पूर्व प्रोफेसर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक, आईवी त्रिवेदी जी, चीफ वाइस चांसलर गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, अन्य उपस्थित तमाम भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी विद्वानों ने जो अपने विचार प्रकट किए, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि शासन और सुशासन किस प्रकार से संभव हो, वो ध्वनि निकल रही थी तमाम वक्ताओं के मुख से। स्वामी विवेकानंद का जयंती का वर्ष भी और आज का दिन भी एक महत्व रखता है। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी के जमाने में राष्ट्रीय युवा दिवस से घोषित किया गया और संयोग से जब ये युवा दिवस मनाया गया प्रथम, उस वक्त मैं थोड़े समय के लिए केंद्रीय मंत्री था स्पोर्ट्स और युवाओं का। उसी वक्त राजीव गांधी जी ने इसका शुभारंभ किया था। स्वामी विवेकानंद के संदेश को आत्मसात हम लोग करें ऐसे वक्त में, ये भी अपने आप में मैं समझता हूं कि मानवता के लिए भी, शांति के लिए, सद्भावना के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि
जो हालात चलते हैं पूरे देश के अंदर शासन में, तब लगता है कि अगर हम अपनी पुरानी परंपराओं को आत्मसात कर लें और जिसमें वेदों का अपना स्थान है, अपना संदेश है सदियों से, प्राचीन काल से, आज भी जो प्रोफेसर नीरज शर्मा जी ने अपनी बात कही, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी और प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी के जो विचार सामने आए, उससे लगता है कि खजाना है बहुत बड़ा। और खजाना इतना बड़ा है चारों वेदों का कि जितना ज्यादा हम लोग गहरे से जाते हैं उतनी ज्यादा हमें कई बातें सीखने को, कई बातें आत्मसात करने को और कई अनुभव लेने को अवसर मिलता है। मैं कई बार सोचता हूं कि सदियों से अगर ये वेद काल से वेदों का जो संदेश है, तो क्या कारण रहे होंगे कि आज हम लोग प्राचीन काल से हम लोग वेदों को लेके ये ज्ञान संजोए हुए हैं, तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। अभी कल्ला जी कह रहे थे और सबको मालूम है कि राजस्थान में हम लोग हमेशा प्रोत्साहन देते हैं। हमने यहाँ पर वेद स्कूलें खोल रखी है, बांसवाड़े के अंदर संस्थान चल रहा है और हमारे सौभाग्य मेरा है कि मेरे कार्यकाल में ही संस्कृत विश्वविद्यालय बना और हमारे कार्यकाल में ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय बना। और आयुर्वेद का संस्थान तो पहले ही जयपुर के अंदर है। तो ये जो जयपुर और राजस्थान हमेशा संस्कृत को बढ़ावा देने का काम करता है। ये जो अभी मैं सुन रहा था तो मैं समझ रहा था कि ये तो कल्ला जी को कहूंगा कि ऐसे आयोजन तो इस प्रकार करें जिससे कि शासन चलाने वाले लोग जो हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी पार्टी के हो, उन सबके ध्यान में बैठना चाहिए कि वास्तव में वेद की परिभाषा क्या है, वेद का संदेश क्या है और किस रूप में हम उसको अपनी जिंदगी में आत्मसात कर लें, जीवन उतार लें। अगर सूचना देना है पब्लिक को और जनता को जोड़ करके उनके सुख दुख में भागीदार बनना है और जिस तरह कल्पना की गई है सभी तरह से, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट हो, पर्यावरण हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो अछूता रहा हो। तो ये समझ के परे है कि हम लोग इतने रिच है इस ज्ञान में फिर भी हम लोग पूरे देश के अंदर क्यों नहीं फैला पा रहे हैं और क्यों नहीं विश्व में, जैसे आज गांधी का जो संदेश था अहिंसा का, वो संदेश भी अहिंसा का संदेश आखिरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर उनको मानना पड़ा जब यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने यह प्रस्ताव पास करवाया कि उनके जन्म दिवस को पूरी दुनिया मनाए अहिंसा दिवस के रूप में। और वो अहिंसा दिवस आखिर में स्वीकृत हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वसम्मति से। तो देश का मान सम्मान बढ़ा। हिंदुस्तान वो देश है जहां पर महात्मा गांधी जैसा महापुरुष पैदा हुआ जिसने अहिंसा के आधार पर मुल्क को आजाद करवा दिया। और आज हमें कितना गर्व होता है कि पूरी दुनिया के मुल्क 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं। योग की बात करें तो अभी हाल ही के अंदर, वर्षों के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में योग को भी मान्यता मिली और आज विश्व के अंदर योग दिवस मनाए जाते हैं।
तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम क्यों नहीं वेद और वेदों की शिक्षा को, आज तो आईटी का जमाना है, राजीव गांधी का सपना था देश को नई शताब्दी में ले आने का, और उन्होंने जो क्रांति की है आईटी के सेक्टर में, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो रिवोल्यूशन हुआ है दुनिया के अंदर और देश के अंदर, आज हमारे हर हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, कंप्यूटर हैं, दुनिया भर का ज्ञान जो है वो आज आपको मुट्ठी में मिला हुआ है। आईटी के माध्यम से आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जब ये क्रांति जो आई है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी होता है और उपयोग भी होता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो ज्ञान हमारे पास है वो ज्ञान का प्रचार दुनिया के मुल्कों में हो। जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक संदेश है किस प्रकार से हम ये संदेश भी दुनिया तक पहुंचे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो भावना है ये हमारे जैसे मुल्क की मूल भावना है, और इस मूल भावना को हम लोग क्यों नहीं पहुंचाएं जिससे कि आज देश नेतृत्व कर सकता है दुनिया के अंदर, कि जो मानवता के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, मानव मात्र को बचाने के लिए, उनमें शासन अनुशासन पैदा करने के लिए, सुशासन देने के लिए, उसको लेके हम क्यों नहीं, और भारत सरकार को आगे आना चाहिए इस काम के लिए कि दुनिया भर के मुल्कों के अंदर ये भावना पहुंचे। अभी कल्ला जी बता रहे थे कि ये अपना बंधु है या अपना है या पराया है, उसका कोई स्थान नहीं है। अब कितनी बड़ी बात है ये जो पूरा श्लोक लिखा हुआ है, अनिज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार सरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। अब बताइए आप, ये अपना बंधु है। हाँ हाँ, ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है। इस तरह की बात छोटी सोच के लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरा विश्व ही परिवार है। और यही बात गांधी जी ने कही, यही बात विनोबा भावे ने कही, जय जगत, पूरी जगत का विजय हो, उसका विजय हो, जय जगत। और काम छोटी छोटी बातों में पड़े हुए हैं। जय जगत की बात छोड़ दीजिए, आजकल तो हमारे अपने मुल्क के अंदर जो माहौल बनाया हुआ है, ऐसे माहौल में कैसे आप जय जगत की बात कर सकते हो? कौन आपकी बात मानेगा? दुनिया के मुल्क कहेंगे आप अपना घर संभाल लो, पहले आपके घर में क्या हो रहा है वो तो संभालो, फिर जय जगत की बात करो। तो आपके पास में इतना बड़ा खजाना मैं कह रहा हूं कि वो है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम। माँ उपनिषद सहित कई ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अब बताइए, संपूर्ण धरती में विश्व परिवार के समान है। जिस मुल्क की भावना सदियों से प्राचीन काल से बनती आई हो, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमें कितना गर्व होता है कि हमारे मुल्क के संस्कार कितने सदियों से कैसे बने होंगे। आज हम देखते हैं कि आज भी कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, इतनी बड़ी भावना है। और फिर भी आप देखिए कि कुरीति है देश के अंदर। अब छुआछूत की भावना है। आप बताइए कि छुआछूत की भावना एक मानवता पे कलंक है ये, कि एक मानव के साथ में छुआछूत की भावना रखे। इससे बड़ा कलंक क्या होगा? और अगर ये हम कलंक नहीं मिटाएंगे
तो कैसे ये उपनिषद की, वेद की बातों को हम लोग दुनिया के मुल्कों तक पहुंचा सकते हैं? कौन आपकी बात मानेगा? सदियों से आप बताइए। अब स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, हम उसकी बात तो सब करते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी वाले करते हैं, तो उसको मानता कौन है? खाली उनको कोट करने के लिए करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर संबोधन में सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और हिंसा का मुद्दा बखूबी उठाया था उस जमाने के अंदर। उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता और कट्टरता लंबे वक्त से धरती को अपने सिंगनियों में जकड़े हुए हैं और पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। अनेकों बार ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है, उन्हें जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। ये सदियों की बात है। तो एक जो विवेकानंद का संदेश युवाओं में गूंजता, आज भी गूंजता है। तो किस प्रकार हम युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकें? आज के इस दिन पर जब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आपने प्रोग्राम रखा है और वही राष्ट्रीय वेद सम्मेलन रखा, मैं मुबारकबाद और बधाई देना चाहूंगा कल्ला जी को, श्रीमती मुग्धा सिन्हा को, तमाम इनके विभाग को कि आज का दिन चुना और राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का दूसरा दिन है, मेडिकल सेकेंड डे समापन है। तो बहुत अच्छा फैसला आपने किया। इसके माध्यम से ये मैसेज आएगा देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर, और युवाओं को मैसेज देना मैं समझता हूँ आज की आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं के सामने बड़ी चुनौती है। युवाओं के सामने अगर हम उनकी बात करते हैं तो जब तक एक प्रकार से कहना चाहिए कि मन में शांति नहीं हो, तब तक कोई बात विचार को आत्मसात करने में वो अक्षम रहता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बने। अगर देश में बेरोजगारी होगी, भूखमरी होगी, समस्याएं होगी, तो आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आज देश के सामने युवाओं के लिए बेरोजगारी की भी है। उसके अच्छे संस्कार कैसे हों जो शांति, सद्भाव की बात वो सोच सके, गांधी के बताए हुए रास्ते में चलने के लिए संकल्प ले सकें, सत्य, अहिंसा, और ये तमाम बातें वेदों से निकली हुई है। अगर हम लोग उस रूप में अपने मुल्क के अच्छे संस्कार को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। स्कूली वेदों की जो बनी हुई राजस्थान में, उसका और फैलाव हो सकता है। जब हम सबका कमिटमेंट वेदों के संदेश को लेके हैं, तो ये तो कल्ला जी आपको मैं कहना चाहूंगा, आप तय करो कि कहाँ का संभावनाएं हैं स्कूल खोलने की, किस प्रकार से बच्चे, छात्र आगे आ सकते हैं। तो जब संस्कृत विश्वविद्यालय हमने खोला है, आयुर्वेद को हम लोग तरजीह दे रहे हैं, तो इसके मायने है कि उसके मूल जो उपनिषद और वेद जो हैं, उनको लेके क्यों नहीं हम लोग आगे और फैलाव कर सकते हैं। ये छोटी काशी कहलाती है जयपुर, तो कुछ तो कारण रहे होंगे, छोटी काशी कहलाने लगी है, कुछ तो कारण रहे होंगे, आज नहीं 50-100 साल पहले। तो वही संस्कार राजस्थान की धरती पर अगर पहले से हैं, और मुझे खुशी है कि आज इस सम्मेलन के अंदर प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी के विचार सुन के मैंने कहा आपको कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों के विचार जो मैंने सुने हैं वो हमारे काम आएंगे गुड गवर्नेंस देने के लिए, सुशासन देने के लिए। मैं समझता हूं कि जितना हम करें उतना कम है। जितना हम
इस क्षेत्र में कहना होता काम है, परंतु इसकी तरफ रुचि बढ़े छात्रों की, वो भी तो होना चाहिए। उसके बगैर तो संभव नहीं है कि आप स्कूल खोल दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो विश्वविद्यालय की बात की गई है, मैं समझता हूँ कि संस्कृत विश्वविद्यालय खुला है, उस ढंग से कैसे हम इसके तरफ आगे बढ़े, सरकार विचार करेगी कि क्या ये संभावना है कि वेद विश्वविद्यालय खोलने के पहले जब तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेगी तो वेद विश्वविद्यालय में कौन आके क्या पढ़ाई कर पाएगा। तो मुख्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां भी तकलीफ आती है कि जब तक आपको छात्र नहीं मिलेंगे तो विश्वविद्यालय कैसे क्या काम आएगा। हाँ, जो रिसर्च का काम है, जो शोध का काम है, वो हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से भी कर सकते हैं वेदों के लिए, अगर कोई, और करते भी होंगे, मेरे को भी जानकारी नहीं है, पर उसमें मुख्य सचिव महोदय देखेंगे कि अगर इसमें रिसर्च का काम बढ़ने की बात हो और रिसर्च के लिए अगर बच्चे आगे आते हों छात्र, तो उनके लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे, वो एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। तो सरकार हमेशा तैयार रहेगी कि किस प्रकार हम लोग, हमारी जो विरासत है, हमारी विरासत मैं समझता हूँ कि वो है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सारे मूल संदेश जो है सत्य के, अहिंसा के, प्राणी मात्र की सेवा के, शासन के, सब कुछ तो बता दिया विद्वानों ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ हम कैसे उठाएं, और मैं समझता हूँ आपका मंत्रालय कुछ अच्छी व्यवस्था करेगा, जब मौके लगे तो हम लोग सब उसके अंदर भागीदार बने और इस दिशा में हम काम कर सकें। ज्यादा लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि विद्वान लोग ने बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में सब बातें कही हैं। मैं समझता हूँ हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। ही बात कहता मैं पुनः विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और जो आपने योजना बना रखी है वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन करने का काम आप लोग सोच रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएं, जो भी कर सकते हैं करें। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे आज के दिन आज याद किया आप लोगों ने, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। माननीय, आपने शासन प्रशासन के माध्यम से सुशासन की परिकल्पना जो वेद ज्ञान पर आधारित हो, विवेकानंद जी और गांधी जी के संदेश से पोषित हो, हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि अपने विभाग में आपने जो भी निर्देश दिए हैं उनको अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ हम विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चारों वेदों का खजाना वो मोती है जो गहराई में बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत में आते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी डॉक्टर समीर शर्मा जी से कि एक औपचारिक धन्यवाद जो है सभी को प्रेषित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री कला एवं संस्कृति विभाग, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आदरणीय सचिव कला एवं संस्कृति विभाग, समस्त कुलपति महोदय एवं समस्त विद्वज्जन, आप सभी को सादर प्रणाम। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती दिवस है। उन्होंने एक बात कही थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। एक देश का या शासन का लक्ष्य क्या हो सकता है? 26 नवंबर के दिन, आज से 71 वर्ष पूर्व, जब भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था, तो इसमें कानून के शासन की बात कही गई थी, इसमें न्याय की बात कही गई थी, इसमें मूलभूत स्वतंत्रताओं की बात की गई थी, इसमें समानता की बात की गई थी। साथ में इसके भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कही थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, और उसमें वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी कही गई है। और आज उसी विषय पे बहुत गहन चिंतन हुआ है, उपयोगी चिंतन हुआ है। जो सभी वक्तागण थे, मैं उन सबका इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सर, आपने गांधी जी को याद किया। सर, जो लोक कल्याण के बारे में जो उन्होंने कहा है वो शायद विश्व में किसी ने कहा, आपकी अनुमति से दोहराना चाहता हूं। सर, गांधी जी ने कहा, मैं तुम्हें एक जंतर देता हूं
और ये गांधी जी इस तलिस्मा के नाम से पूरे विश्व में ये जाना जाता है। जब भी तुम्हें संदेह और तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने कभी देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो तुम जो कदम उठाने जा रहे हो वो उसके लिए कितना उपयोगी होगा, उसे क्या लाभ होगा, क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और जिनकी आत्मा अतृप्त है। तब तुम पाओगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और तुमने सही निर्णय लिया है। सर, आपके समय में कुछ ऐसे निर्णय हुए सर। 2 अक्टूबर के दिन एक ये निर्णय हुआ कि राज्य के जो समस्त सरकारी अस्पताल है उसमें कोई भी व्यक्ति आता है उसको सर दवा फ्री मिलेगी, उसको जो जांचें हैं वो फ्री मिलेगी। अभी कोरोना काल में सर ये निर्णय हुआ तो हम जब उस समय देखते थे प्रशासन को कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, एक बहुत बड़ा लोक कल्याणकारी एक बात है सर। राज्य सरकार की जो संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन की जो नीति है सर, उसमें हम लोग सर यही प्रयास करते हैं कि जो आम जन को जो लोक सेवाएं हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो सुगमता से मिले सर, उनके कार्यों का त्वरित निस्तारण हो, ईमानदारी से हो, आम जन की समस्याओं का तुरंत समाधान हो, राज्य सरकार की योजनाएं उनका धरातल पर क्रियान्वयन हो सर। मैं समझता हूँ सर यही सुशासन है। और आज का जो वैदिक विमर्श जो हुआ है, मैं समझता हूँ प्रशासन और प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में और जो आपने मार्गदर्शन दिया है सर, ये एक मील का पत्थर साबित होगा, बहुत उपयोगी होगा, बहुत सहायक होगा सर। राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से मैं हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं सर, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। मैं सभी महानुभाव से अनुरोध करूंगा सर कि राष्ट्रगान के लिए वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हों। धन्यवाद।